दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणवी में एक कहावत है, "ठाडा मारे रोण देना, खाट खोसले सोण देना।" अब जो हरियाणा के ग्रास रूट लेवल के जो ग्रामीण है ना, वो इस बात का अर्थ समझ गए होंगे। ज़रूर समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों बोला है और किस संदर्भ में बोला है, तो मुझे इसका अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, एक और बताता हूँ कि आपको पता है कलयुग की शुरुआत कब हुई थी? कलयुग की शुरुआत हुई थी दोस्तों जब महाभारत खत्म हुआ था तब। उससे पहले द्वापर युग था, भगवान श्री कृष्ण जिनके यादव वंशज हैं, आज भी वंशज हैं, जब उन्होंने महाभारत की लड़ाई जीत ली थी, तो उसके बाद जिस दिन उनका देहांत हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, उस दिन के बाद से कलयुग शुरू हो चुका था। लेकिन कलयुग शुरू हो चुका है, इसका सर्टिफ़िकेट अब मिला है दोस्तों। क्यों सर्टिफ़िकेट मिला है? क्योंकि जब एक आईपीएस लेवल का आदमी भी वो आईपीएस का मतलब होता है एक जिले का प्रमुख, पुलिस का प्रमुख और पुलिस का काम होता है समाज की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। और जब पुलिस रक्षा नहीं कर पाती और पुलिस जो जो भी पीड़ित आदमी होता है, वो जब किसी दबंग से, किसी अपराधी से, किसी गैंगस्टर से या किसी ताकतवर आदमी से जब पीड़ित होता है, तो वो मजबूरी में मदद लेने के जाता है पुलिस के पास। और पुलिस का मनोबल बनता है, पुलिस का जो सबसे बड़ा अफ़सर उस जिले का होता है, यानी एसपी से। और जब एसपी ही बकरी की तरह मिमियाने लग जाएगा तो दोस्तों ये उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है कलयुग का। और चलिए एसपी को भी छोड़िए, एक एसपी का जो सपना होता है ना वो होता है डीजीपी बनने का, उसका आखिरी सपना, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी जो वो पद होता है वो डीजीपी का ही होता है। लेकिन जब एक डीजीपी ही हवलदार की भाषा बोलने लगेगा, तो फिर कलयुग का सर्टिफ़िकेट है या नहीं है ये? चलिए इसको भी छोड़िए। आदमी अगर पुलिस से भी प्रताड़ित हो या पुलिस को से उसको न्याय नहीं मिले तो कहाँ न्याय लेने जाएगा वो? कोर्ट में। और कोर्ट को न्यायाधीश को मतलब भगवान का दर्जा दिया गया है कि वहाँ तो न्याय मिलता ही मिलता है। और वो बिल्कुल फ़ेयर न्याय की उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बगैर किसी दाब के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी डर के न्याय मिलेगा और उचित न्याय मिलेगा। जब लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि जो सबसे बड़ा न्यायाधीश हो देश का, अगर उसके ऊपर ये आरोप लगे भ्रष्टाचार के और उसके खिलाफ एप्लीकेशन आए कि ये भ्रष्ट आदमी और ये सबूत है उसके खिलाफ, इनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मत बनाओ, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बनता है, तो फिर आप ये बताइए कलयुग का ये प्रमाण है या नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। चलिए अब आप पूछ रहे होंगे कि आप ये किस संदर्भ में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो चलिए दोस्तों सारी बातें बताई नहीं जाती। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि खुद भी समझदार समझनी पड़ती हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो सारे इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और सोशल आदमी हैं। सारे मेरे जैसे 16 दूनी 8 नहीं है। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो सारे समझदार हैं, समझ चुके होंगे इस चीज़ को। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, नेता होते हैं ना इस देश के, वो कोई भी बयान देते हैं, खुल के देते हैं, सबूतों के साथ देते हैं, लेकिन जब वही उनके खिलाफ बात जाती है, तो वो 1 सेकंड में ये कह देते हैं, "तो मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, और ये तो मीडिया की चाल है, मीडिया ने मुझे फँसाया, या विरोधियों की चाल है, या मेरे बयान को समझा नहीं गया, या मेरे बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया है।" ये अक्सर नेता बोलते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि एक आईपीएस लेवल का आदमी भी, एक आईपीएस भी ये कह देगा, खुद अपने मुँह से किसी चीज़ को स्वीकार कर कर ये कह देगा, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मीडिया झूठ बोल रहा है। मीडिया ने मेरे बयान को समझा ही नहीं, तोड़-मरोड़ के मेरे बयान को पेश किया और वास्तव में मैंने ऐसा नहीं कहा। ये दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है। हम बात कर रहे हैं आरएस यादव जी की। आरएस यादव जी ने बयान दिया था कि मेरी अभय चौटाला जी ने पिटाई की थी और 39 जूते मारे थे। लेकिन अब वो इस बात से मुकर गए, वो कह रहे हैं मैंने नहीं कहा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं वो जो इंटरव्यू सबसे पहले लिया था ना धर्मेंद्र कवारी जी ने, मैंने अब तक नाम लिया नहीं लिया था, लेकिन अब नाम ले रहा हूँ। धर्मेंद्र कवारी जी इंटरव्यू लेने गए थे, तो मैं सबसे पहला सवाल तो धर्मेंद्र कवारी जी से ही पूछना चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी शराब पी के इंटरव्यू लेने जाते हैं या अफ़ीम खा के इंटरव्यू लेने जाते हैं, कि जो आपको यही नहीं पता कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, और फिर वो कह देता है कि नहीं मेरे उसको तो मीडिया वाले ने तोड़-मरोड़ के पेश किया। क्या ऐसे इंटरव्यू लेते हैं आप? चलिए ख़ैर दोस्तों कोई बात नहीं, ये तो अपनी-अपनी वो है। लेकिन दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला, और जो अपने आरएस यादव जी हैं, तो मैं उन्हीं की बात के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। चलिए आरएस यादव जी, आपने
मीडिया में तो नहीं बोला, मीडिया वालों ने शायद आपकी आवाज़ को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से आपकी आवाज़ बना दी होगी, या फिर चेहरा भी आपका लगा दिया होगा, आवाज़ किसी और की कॉपी करके लगा दी हो। आजकल इंटेलिजेंस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उससे कुछ भी संभव है। लेकिन एक चीज़ और है यादव साहब, वो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़, कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ को ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है। और वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट नहीं, वो रियल डॉक्यूमेंट, वो मेरे पास सबूत है कि आपने ही कहा था कि मेरे को 39 जूते मारे गए थे, इसमें किसी तरह का तोड़-मरोड़ कर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मैसेज था वो खुद आपने भेजा था, मैं दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो आपसे कभी मिला नहीं, और मैंने तो सिर्फ़ विश्लेषण किया था, वो जो उसमें पब्लिक डोमेन में चीज़ है, उसी के आधार पर फिर वो वीडियो आप तक गई, और आपने फिर खुद प्रूफ़ मेरे को दिए। खुद मेरे सवालों का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मैं तो आपको नहीं जानता था। चलिए, आपने मेरे को कहा ये आपका जो आया हुआ है ना, जो कमेंट आया हुआ है @राम सिंह यादव, और ये यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर आपका आया हुआ है। क्या आप इसको भी ये कहेंगे कि मैंने नहीं भेजा? चलिए, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ दोबारा से, हालाँकि मैं पहले पढ़ के सुना चुका हूँ। माई सेल्फ पारस यादव आईपीएस रिटायर्ड ऑन 28/2/2022, प्रेजेंटली स्टेइंग एट रॉबिन विला, शोभापुर, नारनौल, हरियाणा। मुझे तो आपके एड्रेस का भी नहीं पता। फिर ये आपने खुद ही अपना एड्रेस लिख के दिया है, तो क्या ये भी फर्जी है? इसके बाद आपने अपना सारा वो लिखा है कि मैं पंचकुला में एसपी सीआईडी था, जब रास्ता रोको आंदोलन, और ये सारी आपने बताई कि कैसे-कैसे अब अजय चौटाला को गिरफ्तार किया, कैसे-कैसे अभय चौटाला को गिरफ्तार किया, इसमें आपने बताया। फिर बात आती है पिटाई मामले की, तो खुद आपने आरएस यादव जी ये लिखा है, दोज़ हू आर सेइंग पिटाई के वक़्त जूते गिनने का मौका किसको मौका नहीं गिने जाते, शुड विजिट Robin Villa, Shobapur. We can create the scene again. If I can be able to count the number of jutas 39 or more or less than thought possible with विपस्सना मेडिटेशन। ये मैसेज भी आपने लेकर, क्या इसको भी इनकार करेंगे आप? क्या इसको भी नकारेंगे कि ये मैसेज मैंने नहीं लिखा? ये तो यूट्यूब के ऊपर आपके ही आईडी से आया हुआ है, राम सिंह यादव B8H आपकी आईडी से आया हुआ है। क्या ये इसको भी ये कहेंगे कि नहीं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है? चलिए और सुना देता हूँ। सतवीर जी, ये 39 जूते का सच बताने का पर्पज़ अभय चौटाला साहब के खिलाफ लीगल एक्शन लेना नहीं है। ये मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में बताया है, ताकि लोगों को लोग जो है ना गुड लीडर को चुनें। यानी आपने खुद स्वीकार कर रखा है ना कि हाँ, 39 जूते मारे गए थे, और ये बात मैंने पब्लिक हित में बताई है, ताकि लोग गुड लीडर को चुने। तो इस क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य आपका ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी हैं, वो गुड लीडर नहीं है। और आज आपने स्टेटमेंट ये दी है कि वो तो बहुत अच्छे वो है, नेता हैं, भगवान उनको प्रोग्रेस दे। ठीक है, आज आपने कहा कि बहुत अच्छे नेता हम भी मानते हैं, बहुत अच्छे नेता, परमात्मा उनको प्रोग्रेस दे। तो फिर ये क्या था? क्या गुड लीडर को चुने इसलिए, यानी उस टाइम तो आपकी नज़रों में बैड लीडर थे, और आज ये कह रहे हैं कि गुड लीडर हैं वो तो, और परमात्मा उनको वो दे। अब चलिए और सुनाते हैं। अ, व्हाई डिड आई फील दिस ट्रुथ ऑफ माय बीटिंग नाउ? आई गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द, तो इसमें आपने ये लिखा है कि मैं 2022 में रिटायर हुआ था, और 24 में इलेक्शन हुए थे। अगर टिकट मांगनी होती तो मैं टिकट पहले मांगता, जबकि इलेक्शन के बाद मैंने अब 29 में इलेक्शन है, और मैं टिकट का या राजनीति में जाने का मेरा कोई विचार नहीं है, जबकि बीजेपी के अंदर तो है ही आप। और इसी मैसेज के अंदर भी लिखा है कि मैंने तो पब्लिक इंटरेस्ट शो दैट पीपल शुड इलेक्ट गुड पॉलिटिशियन एंड नॉट क्रिमिनल गुंडाज हु बीट द ब्यूरोक्रेट्स। मतलब एक जगह तो आप गुंडे बताने लग रहे हैं, क्रिमिनल बताने लग रहे हैं, और आज आप तारीफ करने लग रहे हैं, और ये कह रहे, दोष दे रहे हैं मीडिया के ऊपर कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मीडिया ने अपनी तरफ से बना दिया ये। तो मैं, और भी काफ़ी हैं, आप दोस्तों आप मेरे यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, राम सिंह यादव जी ने सारे के सारे खुद मैसेज किए हैं। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया था, खुद यादव साहब ने किया था। और आज वो जब मीडिया के ऊपर जब वो आरोप लगाने लग रहे, तो ये थोड़ा अनुचित है कि ये जो
नेता लोग हैं और आप ब्यूरोक्रेट्स को भी देखिए, ये भी मीडिया के ऊपर आरोप लगाने लग रहे थे। अगर आपने वो था, फिरना ही था या फिर वापस लौटना ही था, तो फिर मीडिया के ऊपर क्यों आपने स्टेटमेंट दी थी? और रही बात जिस दिन जो 100 करोड़ का नोटिस दिया अभय चौटाला जी ने, मैंने उसी दिन कह दिया था ये 100 करोड़ का नोटिस-वोटिस ये कुछ नहीं है। आर.एस. यादव जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के राजनीति करते हैं और अभय चौटाला जी और बीजेपी ज़्यादा दूर नहीं, आने वाले टाइम में क्या पता कब समर्थन लेना पड़ जाए, देना पड़ जाए। राजनीति में कोई किसी का दोस्त परमानेंट दुश्मन नहीं होता, परमानेंट दोस्त नहीं होता। तो जब आप बीजेपी में और वो नेता वो हैं, तो बीजेपी सेटिंग करवा देगी, इस मामले का पटाख से पैसे हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं हुआ ना वही का वही, जो मैंने कहा था, जो प्रैक्टिकल बात की थी। तो जब ये थोड़ा-सा एक ये था कि जब पहली बात तो ये है कि आपने ये सारा मामला उलझाया क्यों, बताया क्यों पब्लिक को? और जब पब्लिक को बताना था, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? और वो भी एक आईपीएस होके न। तो हैरानी की बात तो ये है, दूसरा फिर अगर इस चीज़ में आपकी मिसेज़ ने भी एक उस पे कैंपेन चलाया था कि मैं अभय चौटाला के जो खिलाफ उसके ऊपर मानहानि का दावा मैं करूँगी और मेरे पास 100 करोड़ रुपए नहीं है, तो पब्लिक फंडिंग के लिए अपील की थी। तो क्या वो जो सारी अपील और वो थी, क्या वो पैसे जुटाने के लिए थी या फिर कोई और वजह थी? या फिर चलिए मान लीजिए हो सकता है आपकी मिसेज़ का भी ठीक वो हो, इरादा ठीक हो, तो क्या वो जो पैसे लिए गए, अब क्या वो पैसे वापस दिए जाएँगे पब्लिक को? या फिर कोई और ड्रामा है? चलिए थोड़ा-सा आर.एस. यादव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला था, क्या आप इतने खौफ में आ गए? अगर आप खौफ में आ गए, तो फिर आईपीएस कैसे बने, अब ये समझ नहीं आता, या फिर आपके ऊपर पॉलिटिकल दबाव आ गया, या फिर कोई बार्गेनिंग या सेटिंग हो गई, या फिर कोई पैसे का कोई लेना-देना तो नहीं हुआ है? ये तो आपने ही बताना है, लेकिन कम से कम एक आईपीएस लेवल को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने तो बार-बार कहा है कि मैं तो भगवान बुद्ध की शरण में हूँ, ये तो अच्छी बात है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। जब आप धर्म की शरण में हो, बुद्ध की शरण में हो, तो फिर आपको डर किस चीज़ का है? और फिर जब क्या बुद्ध ने आप उनके धर्म की शरण में चले गए, तो क्या महात्मा गौतम बुद्ध ने ये झूठ बोलना सिखाया कि पहले कुछ कह दो और फिर कुछ कह दो? क्या यही है धर्म? क्या इसी बौद्ध धर्म को अपनाया आपने? तो फिर इससे अच्छा हिंदू धर्म में क्या कमी थी जिसको छोड़ के आप बौद्ध धर्म में गए? हिंदू धर्म में तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, या फिर आपके जो ये जो क्रियाकलाप है उससे नहीं लगता कि बौद्ध धर्म ने आपको कुछ सिखाया होगा या फिर आपने बौद्ध धर्म से कुछ सीखा होगा। चलिए दोस्तों, क्या कह सकते हैं, अब ये तो आर.एस. यादव जी जाने, अब उनको क्या मजबूरी रही, कैसे मजबूरी रही, हो सकता है पता नहीं क्या मजबूरी रही हो। लेकिन खैर चलो, कुल मिला के ये है कि मामले का पटाक्षेप हो गया, अच्छी बात है। और मैंने भी वीडियो बना के कहा था कि अभय चौटाला जी को जितना जल्दी से जल्दी चाहिए इस मामले को ख़त्म कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जो उनकी ग्रोथ होने लग रही है, अब वो मेहनत करने लग रहे हैं, वो लोगों की जो छवि है वो लंबी अगर चल गई ना, तो उनको नुकसान हो सकता है। और ये अभय चौटाला जी ने बहुत अच्छा किया कि मामले को ख़त्म कर दिया, जैसे भी ख़त्म कर दिया, मैं उस तरीके पे नहीं जाना चाहूँगा। और इस तरह के जो झगड़े या इस तरह की शिकायतें या आपस में मिल बैठ के ही कर लेनी चाहिए। ख़ैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।